जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सर पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहां पर एनटीए यूजीसी नेट जैक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग का टारगेट जो है यूजीसी नेट है। आपका क्या है? आपका नेट है। नेट से रिलेटेड हम लोग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? यूनिट 7 में हम लोगों ने असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 7 की नेक्स्ट टॉपिक पर। यूनिट 7 जो पेडागोजिकल आपका है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट है आपका, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। क्या? टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट के प्रकार कितने होते हैं। तो असेसमेंट के प्रकार मुख्य रूप से आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में 4 पढ़ने को मिलेंगे। सबसे होता है प्लेसमेंट, होता है सबसे पहला क्या होता है? प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। दूसरा आपका होता है फॉर्मेटिव। क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तीसरा आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। ठीक है, तीसरा आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। और चौथा जो आपका होता है समेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है? समेटिव असेसमेंट होता है आपका। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पद स्थान बोलते हैं। पद स्थान बोलते हैं हम लोग। फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मेटिव को प्रारंभिक बोलते हैं, प्रारंभिक या रचनात्मक बोलते हैं। डायग्नोस्टिक को हम निदानात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निदानात्मक होता है। और समेटिव जो होता है इसको हम लोग योगात्मक या संकलनात्मक कहते हैं। योगात्मक या संकलनात्मक कहते हैं। इसमें सबसे पहले पद स्थान या प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लेसमेंट होता है कि ये किसी भी क्लासरूम में आपको दिखाया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है? इसमें आपके कोर्स आते हैं। क्या आता है इसमें कोर्स आता है। कोर्स से रिलेटेड टॉपिक होता है। इसमें कोर्स के साथ मतलब यहाँ पर कोर्स लेवल और एकेडमिक प्रोग्राम में देखा जाता है। इसको जो प्लेसमेंट, जो भी जब कोई प्लेसमेंट आपने सुना होगा कि वहां पर पढ़ा, इस बच्चे ने इतने प्लेसमेंट प्राप्त किए, इस जगह पर इसने इतना पैकेज प्राप्त किया, तो वो पद स्थान या प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं। मतलब कि कोर्स लेवल के अकॉर्डिंग, कोर्स लेवल और कोर्स लेवल हो सकता है या फिर आपका एकेडमिक प्रोग्राम के थ्रू, एकेडमिक प्रोग्राम, जो एकेडमिक प्रोग्राम होते हैं एकेडमिक प्रोग्राम में होता है आपका। ठीक है, इन दोनों में पाए जाते हैं आपके। फिर इसमें और क्या कहते हैं? इसमें कुल मिला के क्षमता के आधार पर उसको जो है कोर्स देना होता है। क्या होता है? क्षमता के आधार पर। याद रखिए, इसमें लिखते हैं क्षमता के आधार पर। ठीक है, क्षमता के आधार पर उसको कोर्स देना है, उसको कोर्स देना होता है इसमें। ठीक है, क्षमता के आधार पर उससे कोर्स देते हैं। जब क्षमता के आधार पर उसको कोर्स देंगे तो उसमें क्या देखेंगे? हम अचीवमेंट देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे? अचीवमेंट हम देखेंगे। अचीवमेंट के साथ साथ और क्या देखेंगे हम लोग? इंटेलिजेंस देखेंगे हम लोग। ठीक, इंटेलिजेंस देखेंगे। इंटेलिजेंस के साथ साथ फिर इसका एप्टीट्यूड भी, हमें जब अचीवमेंट देख रहे हैं, इंटेलिजेंस देख रहे हैं, तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है आपका स्पेसिफिक अचीवमेंट भी हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? स्पेसिफिक जो आपका अचीवमेंट होता है उसको भी देखेंगे। स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, स्पेसिफिक आपका एप्टीट्यूड मिलेगा। और कुल मिला के इसमें एक चीज और देखते हैं जो होता है पर्सनालिटी। क्या होता है? ठीक, पर्सनालिटी के हिसाब से हम उसको कोर्स
ये कोर्स देते हैं या एकेडमिक प्रोग्राम उसको सौंपते हैं, उसके अंतर्गत ये सब चीजें आती है। तो प्लेसमेंट में आपका कोर्स आता है, कोर्स लेवल, और एकेडमिक प्रोग्राम आता है कि एकेडमिक प्रोग्राम में उसको कैसी चीजें हम दें। यहाँ पर इसमें आपका क्या आता है कि क्षमता के आधार पर उसको कोर्स देना होता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसकी अचीवमेंट देखते हैं, उसकी इंटेलिजेंस देखते हैं, उसका जो एप्टीट्यूड क्षमता जो होती है उसकी वो देखते हैं, और फिर इसके बाद पर्सनालिटी को भी उसमें मेजर करके तब हम इसमें देखते हैं। जबकि फॉर्मेटिव में हम जब करेंगे बात, तो फॉर्मेटिव में क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिव में जब हम बात करेंगे तो फॉर्मेटिव में कहता है कि इसमें ये किसमें आता है, आपको मैंने बताया था ये असेसमेंट फॉर एज और ऑफ 3 बताया था, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जाता है। क्या आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पर जहां पर कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा हो, मैंने बताया था, यहाँ पे कहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। यहाँ पर ये होगा कि अधिगम के समय फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, मतलब जब कोई लर्निंग चल रही होती है वो समाप्त नहीं होती है, ना स्टार्ट होती है, बल्कि बीच में, जैसे हर बच्चे को पढ़ाने के बाद मैंने 10 दिन बाद टेस्ट ले लिया, फिर 10 दिन बाद जब पढ़ाने का फिर क्या हम आगे गए, फिर 10 दिन बाद हमने टेस्ट ले लिया, इसी को हम बोलते हैं क्या, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसको बोलते हैं अधिगम के दौरान, अधिगम के दौरान, ऑन ड्यूरिंग या ऑन गोइंग प्रोसेस वे में चलता है, अधिगम के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक, अधिगम के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, किया जाता है आपका। फिर इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें कुल मिला के पर्पस, यहाँ पे फॉर्मेटिव में पर्पस ये होता है कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, कि यहाँ पे जो पर्पस होता है, ठीक, पर्पस जो होता है यहाँ पे पर्पस हम लोग देखेंगे, ठीक, यहाँ पर जो हम लोग पर्पस देखते हैं, पर्पस क्या होता है कि डेवलपमेंटल पर्पस, पर्पस इनका कैसा होता है, तो आप बताएंगे डेवलपमेंटल पर्पस होता है, डेवलपमेंटल पर्पस होता है, ठीक, डेवलपमेंटल यहाँ पर इनका पर्पस होता है आपका। फिर इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इसको सबसे पहले किसने फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसने किया था, स्क्रीविन ने किया था। किसने किया था, ये मेन पॉइंट है, इसको लिख लो। ये एग्जाम में भी पूछे कि ना पूछे, लेकिन आप लिख लीजिए, इसको जो है मुख्य रूप से स्क्रीविन ने दिया, स्क्रीविन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, ठीक है, सबसे पहला जो प्रयोग है स्क्रीविन महोदय ने इसको किया था। चलो, स्क्रीविन ने सबसे पहले, ठीक है, स्क्रीविन ने सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग किया। क्लियर है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग किया है। इसमें कुल मिला के डायग्नोस और रेमेडियल, आपको डायग्नोस और रेमेडियल दोनों चीजें यहाँ पर इसी के दौरान मिलती है। याद रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आपको डायग्नोस और रेमेडियल चीजें पर मिलती है। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है, अभी डायग्नोस्टिक बताएंगे। चलो यहाँ पर ये हो गया, अब चलो डायग्नोस्टिक की तरफ चलते हैं। डायग्नोस्टिक में कहता है कि जब कभी क्लास में, कह रहा है कि क्लास में बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होता है, तो वहां पे निदान करना होता है। जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें देखते हैं कि क्लास में बच्चे, ठीक है, क्लास में कोई बच्चों, क्लास में बच्चे के प्रीवियस क्लास में बच्चे के प्रीवियस क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होता है। ठीक, नॉलेज को जब चेक करते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं प्री असेसमेंट बोलते हैं। ठीक,
जब कभी भी आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि प्री असेसमेंट किसको बोलते हैं, तो डायग्नोस्टिक को ही हम लोग प्री असेसमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब फॉर्मेटिव में समस्या समाधान, याद रखिए जब फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लगाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट से जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, तब हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से हमें इन डेप्थ जानकारी मिलती है। इन डेप्थ, जैसे मान लो आपने किसी बच्चे का एग्जाम लिया और वो कम नंबर लाता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करते कि हो जाए, उसका सही हो जाए, तो नहीं हो पाता, तब आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसमें इन डेप्थ असेसमेंट करते हैं। इन डेप्थ असेसमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कि इसमें मान लो तारे जमीन पर मूवी है, उसमें हर टीचर प्रयोग करता है कि भाई उसकी प्रॉब्लम जो है, उसको सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको जो हर टीचर जो सिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी, उसकी समस्या को नहीं जान पाते। तो उसमें आपने देखा आमिर खान ने उसका डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया था, उसमें उसकी तह तक गया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है, घर का एटमॉस्फेयर क्या है, सब चीजों को उन्होंने इंडेक्स आपका आकलन किया, तब जाके बताया। तो कह सकते हैं इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसका हम प्रयोग करते हैं। किसमें? कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रयोग करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मोड में हम प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं समेटिव की। समेटिव में आपका क्या आएगा बताइए? समेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, असेसमेंट की बात करेंगे, तो समेटिव में क्या आएगा आपका, देख लेते हैं हम लोग। इस समेटिव में कहता है लर्निंग टास्क जब कंप्लीट हो जाता है तब हम असेसमेंट करते हैं। जैसे हम लोग का ईयरली एग्जाम होता है या आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम जो होता है, तो वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या करेंगे, लर्निंग, ठीक, क्या लर्निंग टास्क, ठीक, क्या हुआ, लर्निंग टास्क जब कंप्लीट हो जाता है, जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक, जब क्या है, लर्निंग टास्क जब कंप्लीट हो जाता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ये किस में आएगा? जैसे मैंने असेसमेंट फॉर लर्निंग, आपका इसमें क्या आया, असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, वैसे इसमें क्या आता है, आ जाएगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या आ जाएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें क्या है, इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये जनरल असेसमेंट के रूप में आता है, ठीक, ये जनरल असेसमेंट के रूप में आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें क्या है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको जनरल असेसमेंट बोलते हैं, जनरल असेसमेंट होता है आपका, ठीक, जनरल असेसमेंट होता है। इतनी चीजें क्लियर है, मे भी आपको ये पूरी की पूरी चीजें एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले प्लेसमेंट पढ़ा, फिर फॉर्मेटिव पढ़ा, फिर डायग्नोस्टिक, फिर समेटिव। प्लेसमेंट पे आपने पढ़ा कि यहाँ पे बच्चे को कोर्स दिया जाता है, उसके अचीवमेंट को देखकर, इंटेलिजेंस को देखकर, उसके स्पेसिफिक एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी को देखकर हम कोर्स को उसको देते हैं। क्यों कोर्स? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये असेसमेंट पढ़ रहे हैं कि असेसमेंट करके ही हम उसको देते हैं। फॉर्मेटिव में असेसमेंट फॉर ऑन गोइंग प्रोसेस में, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है वो होता है। डायग्नोस्टिक, इसमें क्या होता है कि इसमें जब कभी हम फॉर्मेटिव के रूप में, हम फॉर्मेटिव के माध्यम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब हम जाके डायग्नोस्टिक का प्रयोग करते हैं। डायग्नोस्टिक में इंडेक्स जानकारी होती है, फॉर्मेटिव में तो ऊपर टेस्ट लिया, बताया, फिर इसको सॉल्व कर लिया। फिर समेटिव आता है, समेटिव में पूरा का पूरा संकलनात्मक रूप में होता है, योगात्मक रूप में होता है, जिसमें जो है हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। मे बी आपको ये क्लियर होगा। अब हम आगे चले, बताओ आगे चलते ना, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आपका जो आता है असेसमेंट ऑफ, नेक्स्ट आपका आता है असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, ठीक है, असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव आता है, ठीक है। इसमें अगर हम असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव की बात करें तो असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव में क्या क्या चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, देखते हैं हम लोग।
अधिगम के संज्ञानात्मक, ठीक है, अधिगम के संज्ञानात्मक चीजें जो है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसको हम साफ करते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, इसको हम साफ करते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे पॉइंट पे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आपका क्या है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आपका होता है, हाँ, नेक्स्ट वाले पॉइंट में है आपका असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन। असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, ठीक, संज्ञानात्मक के अधिगम के संज्ञानात्मक में जो है मूल्यांकन जो हमें करना है, ये आकलन करना है, उससे संबंधित यहाँ पे है, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पर आपको कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले कॉग्निटिव, इसमें जो है सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव। अगर हम जब कभी हम लोग पढ़ते हैं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोग को पढ़ने को मिलती है। क्या पढ़ने को मिलती है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ने को हम लोगों को मिलती है। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक, क्या होता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होता है। ये बेंजामिन, इनका नाम पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम्स नाम है। इन्होंने 3 डायमेंशन ऑफ लर्निंग दिया था आपका। क्या दिया था? अगर पूछा जाए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है तो आप बताएंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना है। यहाँ पर इनका अगर मेन पर्पस आप जानना चाहोगे, मेन पर्पस क्या होता है, तो मेन पर्पस होता है एजुकेशनल, लिखेंगे एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मुलेट करना है। इसमें क्या होता है? इसमें आपसे कहता है कि जब कभी इसके बात हम करते हैं तो इन्होंने कुल मिला के 3 डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव की बात हम करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने 3 प्रकार के क्षेत्र बताए लर्निंग के। किसके? इन्होंने बताया कि 3 डोमेन्स आपके होते हैं, 3 डोमेन्स आपके होते हैं, 3 डोमेन ऑफ लर्निंग, ठीक, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग आपको बताए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट में आपके कौन कौन सा आता है? सबसे पहला आता है कॉग्निटिव आता है, कॉग्निटिव डोमेन आता है आपका, ठीक। दूसरा कौन सा आता है? अफेक्टिव डोमेन आता है, अफेक्टिव डोमेन आता है, ठीक। अफेक्टिव डोमेन के बाद फिर आपका क्या आता है? साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन आता है, साइकोमोटर डोमेन आता है आपका, ठीक। ये 3 आपके डोमेन्स आते हैं। ये 3 डोमेन्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका चाहे यूजीसी का फर्स्ट पेपर हो, कॉमन पेपर जो होता है वो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ पर। क्लियर है? चलो हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसके की पॉइंट्स बताइए क्या हो सकता है। इसके की पॉइंट्स में कहता है यहाँ पर मेंटल स्किल नॉलेज होती है। क्या होती है? मेंटल स्किल, ठीक है, मेंटल स्किल्स होते हैं इसमें, ठीक है, मेंटल स्किल्स नॉलेज, ठीक, मेंटल स्किल्स होता है। इसमें क्या होती है? अफेक्टिव डोमेन जो होता है, अफेक्टिव डोमेन में फीलिंग एंड इमोशंस होते हैं इसमें, ठीक। क्या होता है? फीलिंग एंड इमोशंस होता है यहाँ पर, ठीक है, इमोशंस होते हैं यहाँ पर। और साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका? मैनुअल और फिजिकल स्किल होता है। इसमें क्या होता है? मैनुअल और
मैनुअल और फिजिकल होता है आपका, फिजिकल स्किल होती है। तो ये तीन के तीनों में की पॉइंट होते हैं। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है इसके सबसे ज्यादा स्टेप्स को लेकर पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसके स्टेप्स कितने हैं याद रखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था KU, ठीक है, KUA और आपको बताया था SE, KUASE। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है नॉलेज, लिखेंगे नॉलेज होता है। यू का मतलब क्या होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होता है। ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका एप्लीकेशन आपका हो जाएगा, ठीक, आप क्या हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन हो जाएगा। दूसरे ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका एनालिसिस हो जाएगा आपका, ठीक। एस का मतलब क्या हो जाएगा आपका सिंथेसिस हो जाएगा, सिंथेसिस। और ई का मतलब क्या हो जाएगा इवैल्यूएशन हो जाएगा आपका, ठीक, इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये आपके हैं शॉर्ट की में आप याद रखते हैं, KUAASE आप याद रख सकते हैं। जबकि अफेक्टिव डोमेन में जब हम बात करेंगे तो अफेक्टिव डोमेन में क्या ट्रिक बनेगी, RRVOC, क्या बनेगा RRVOC बनेगा। यहाँ पे R का मतलब क्या हो जाएगा, R का मतलब होता है रिसीविंग, ठीक है, R का मतलब क्या है रिसीविंग हो जाएगी आपकी पहला रिसीविंग होगा। दूसरा आपका क्या होता है रिस्पांस होता है आपका, क्या होता है, ठीक है, दूसरा आपका रिस्पॉन्ड होता है या रिस्पांस होता है आपका, रिस्पॉन्ड लिखते हैं या रिस्पांस लिखते हैं, कहीं कहीं दोनों चीजें आती है आपकी, रिस्पॉन्ड या रिस्पांस। फिर इसमें क्या आते हैं वैल्यूइंग आती है आपकी, ठीक, वैल्यूइंग आती। ओ का मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सी का मतलब क्या होता है आपका, सी का मतलब ये होता है आपका, ठीक है, यहाँ पर ये होता है आपका। फिर इसके बाद इसकी फिजिकल साइकोमोटर डोमेन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा आई, ठीक है, IM, ठीक है, IMPAN आपका आता है। तो इसमें आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आई का मतलब इमिटेशन होता है, ठीक है, आई का मतलब क्या होता है इमिटेशन, इमिटेशन होता है। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होता है। और आपका पी का मतलब क्या होता है, तो आपका प्रिसीजन होता है आपका, ठीक है, प्रिसीजन होता है आपका, प्रिसीजन होता है आपको, प्रिसीजन में आपका होता है। फिर आपका क्या होता है आर्टिकुलेशन होता है आपका, क्या होता है आर्टिकुलेशन होता है आपका। फिर आपका जो एन आता है, एन को क्या होता है नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है, आपका नेचुरलाइजेशन होता है आपका, ठीक है, नेचुरलाइजेशन होता है, नेचुरलाइजेशन होता है आपका, ये होता है आपका। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये इनके स्टेप्स हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल में कौन आता है। तो हाईएस्ट लेवल में आप बताओ, अगर क्वेश्चन आपका आ जाए यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर, ठीक है, हाई लेवल पर अगर पूछा हाईएस्ट लेवल पर कौन होता है, इन तीनों में बताओ, तीनों में हाईएस्ट लेवल कौन आएगा। तो हाईएस्ट लेवल पे आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा, हाईएस्ट लेवल पे इवैल्यूएशन आ जाएगा, हाईएस्ट लेवल पे कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन, क्या होगा कैरेक्टराइजेशन, ठीक। आपका क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं इवैल्यूएशन, ठीक, कैरेक्टराइजेशन,
कैरेक्टराइजेशन, और तीसरा आपका नेचुरलाइजेशन। मतलब ये सब जो है हाईएस्ट लेवल में आपके जाएंगे, यहाँ पर ये भी हाईएस्ट लेवल में जाएगा। तो क्या होगा, नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक, ये आपका हाईएस्ट लेवल में जाएगा। जब इसका हम लोवेस्ट लेवल पूछेंगे तो लोवेस्ट लेवल में आपका पहला वाला पूरा का पूरा चला जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा लोवेस्ट लेवल में जाएगा। तो यही क्वेश्चन आता है कि लोवेस्ट लेवल में कौन है और हाईएस्ट लेवल में कौन है। ठीक, एग्जाम में यही आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हाईएस्ट लेवल पे कौन होगा और लोवेस्ट लेवल पर कौन होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो आपके जो क्रेथवाल और एंडरसन तथा क्रेथवाल ने जो दिया है उस असेसमेंट ऑफ डोमेन्स की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, असेसमेंट ऑफ डोमेन की। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। अब आगे की क्लास जो है नेक्स्ट क्लास होगी, उसको हम आगे और कंटिन्यू में बहुत अच्छे तरीके से लेकर आने का प्रयास करेंगे। और जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपको पूरी की पूरी चीजें मिलेंगी। यूट्यूब पर आपके क्वेश्चन पेपर इस समय सॉल्व कराए जाते हैं, शाम को 8:30 बजे सॉल्व कराए जाते हैं। उसको आप जरूर ज्वाइन करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद।